नमस्कार। चलिए, आज हम आधुनिक भारतीय राजनीति को आकार देने वाली जो मुख्य शक्तियां हैं, उनकी गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो अरबों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है, और हम इसके बिल्कुल सेंटर में चलेंगे। भारतीय राजनीति की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके विशाल पैमाने को महसूस करना होगा। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, जहां 96 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हैं। जरा सोचिए, ये संख्या तो पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका की आबादी से भी कहीं ज्यादा है। यही मतदाता मिलकर न केवल अपने देश की बल्कि दुनिया की दिशा भी तय करते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। भारतीय लोकतंत्र को एक विशाल और जटिल पच्चीकारी यानी एक मोज़ेक की तरह समझना होगा। हर टुकड़ा एक अलग भाषा, संस्कृति, धर्म और विचारधारा का प्रतीक है, और ये सभी टुकड़े मिलकर भारत की एक अनोखी और हमेशा बदलती रहने वाली राजनीतिक तस्वीर बनाते हैं। और यही विविधता हमें इस मल्टी पार्टी सिस्टम तक लाती है। इसमें देखिए, एक तरफ तो शक्तिशाली नेशनल पार्टियां हैं जो पूरे देश के लिए नीतियां बनाना चाहती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रभावशाली क्षेत्रीय दल हैं जो अपने अपने राज्यों के हक के लिए लड़ते हैं। यहाँ सत्ता के लिए लगातार एक खींचतान चलती रहती है। अब जरा उन मुख्य राष्ट्रीय खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं जो इस राजनीतिक बहस को दिशा देते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी विचारधाराएं देश को कैसे अलग-अलग दिशाओं में ले जाना चाहती हैं। यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि कैसे दो मुख्य दल, बीजेपी और कांग्रेस, देश के लिए दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरफ बीजेपी का मार्केट आधारित विकास का मॉडल है जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देता है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का सामाजिक कल्याण पर जोर है जो सरकारी योजनाओं से गरीबों की मदद करने पर फोकस करता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य को लेकर एक बुनियादी वैचारिक विभाजन है। और इसी राजनीतिक मुकाबले के केंद्र में भारत की मूल अवधारणा को लेकर एक गहरी बहस छिड़ी हुई है। ये बहस सिर्फ नीतियों के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि भारत क्या है और इसे क्या होना चाहिए। एक तरह से कहें तो ये देश की आत्मा के लिए एक लड़ाई है। इस लड़ाई में एक शक्तिशाली धारा है राष्ट्रवाद की, जो एक यूनिफाइड कल्चरल आइडेंटिटी पर जोर देती है। इसका मानना है कि एक साझा विरासत, जो अक्सर धर्म और भाषा पर आधारित होती है, देश को एक साथ बांधती है। ये एक ऐसा विचार है जो बहुत से लोगों को प्रेरित करता है, लेकिन कुछ लोगों को अलग-थलग भी महसूस करा सकता है। इसके ठीक उलट है सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। ये एक ऐसे राज्य की वकालत करता है जो सभी धार्मिक मामलों पर न्यूट्रल रहे। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म से दूरी बनाना नहीं है जैसा कि पश्चिमी देशों में होता है, बल्कि इसका मतलब है सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना। ये एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वैचारिक संघर्ष जमीनी स्तर पर कैसे केंद्र सरकार और राज्यों के बीच एक स्ट्रक्चरल टेंशन में बदल जाता है, जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की एक खास पहचान है। ये स्लाइड शक्तियों के इस संतुलन को बहुत अच्छे से दिखाती है। कुछ जिम्मेदारियां जैसे देश की रक्षा और विदेश नीति पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास हैं, जबकि हेल्थ केयर, शिक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय राज्यों द्वारा संभाले जाते हैं। ये संतुलन भारत की विशाल विविधता को बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है कि हर क्षेत्र की आवाज सुनी जाए। तो इन सभी प्रतिस्पर्धी ताकतों का भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है? क्या भारत एक ज्यादा सेंट्रलाइज्ड राष्ट्र बनेगा, या फिर क्षेत्रीय पहचान और भी ज्यादा मजबूत होगी? देश असल में किस दिशा में जा रहा है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि भारत का भविष्य एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोना चाहता है, और देश की विशाल क्षेत्रीय विविधता जो अपनी अनूठी पहचान बनाए रखना चाहती है, के बीच एक लगातार चलने वाले संवाद पर निर्भर करता है। और ये एक ऐसा संतुलन है जिसे साधना कभी भी आसान नहीं होता। और ये हमें इस एक केंद्रीय सवाल पर छोड़ देता है, इन शक्तिशाली धाराओं में से कौन सी धारा आखिरकार आगे का रास्ता तय करेगी? क्या ये एकीकरण की ओर बढ़ेगा जो एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान पर जोर देता है, या फिर ये विविधता का जश्न मनाएगा जो भारत की बहुलता को और मजबूत करता है? इसका जवाब न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को आकार देगा।